So welcome to the new chapter. आइए हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसमें जो सबसे पहला आपका PYQ जो आ रहा है वो है a small compass needle of magnetic moment M is free to turn about an axis perpendicular to the direction of uniform magnetic field B. एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा गया है और जो इस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के उस एक्सिस के अबाउट टर्न हो सकती है. The moment of inertia of the needle is I. The needle is slightly disturbed from its stable position and then released. Prove that it executes simple harmonic motion, hence deduce expression for its time period. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है needle का वो I गिवन है और आपने ये प्रूव करना है कि जैसे ही इसको needle को थोड़ा सा भी अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है तो फिर आपने बताना है इसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन. तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है. देखिए 12, 15, 18, 20 और 23 में ये CBSE एग्जाम में आया हुआ है. तो ऐसा क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है करना. इसके लिए हमें क्या क्या करना है, देखिए स्टेप्स क्या हैं. सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि वो SHM को एग्जीक्यूट करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है. Consider a small compass needle with magnetic moment M and moment of inertia I placed in a uniform magnetic field B. So this is our assumption कि magnetic moment जो है needle की M है, moment of inertia I है और उसको magnetic field B में place किया गया है. सबसे पहले restoring torque. When the needle is disturbed from its equilibrium position by small angle theta, a restoring torque acts on it and is given by. वैसे तो आपको मालूम है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी नीडल को प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक नीडल को, देन टॉर्क एक्ट्स ऑन इट और जिसके कारण ये फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करती है. मतलब ये फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करती है और टर्न हो जाती है. सपोज करो कि नीडल जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई. जैसे ये सपोज करो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. This is the equilibrium position and you have turned it a small angle theta. Then you will remove the disturbing force. जो आप disturbing force remove करोगे तो वैसे ही तुरंत ही वापस अपनी पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगी और इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करना स्टार्ट कर देगा. उस रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू ही ये -mb sin थीटा है. Because this will be negative sign shows that it will be opposite to the force applied. It will restore it to original position. Then और जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो भी हमने अभी यूज्ड डेरिवेशंस में ड्राइव की है. टॉर्क इज m क्रॉस b. तो इसको फिर से हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हाउ दिस डेरिवेशन इज रीच्ड बिकॉज इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव ड्राइव्ड इट. आप वहां जाके इसको देख सकते हैं. अब नेगेटिव साइन ही इसमें जो है इम्पोर्टेंट है. फिर इसके अंदर क्योंकि जो अपना डिस्टर्ब किया जिस एंगल पर इस निडल को वो बहुत स्मॉल है तो वी कैन राइट थीटा इन प्लेस ऑफ साइन थीटा. तो टॉर्क जो है -mb थीटा बन जाएगा. नाउ थर्ड स्टेप जो होगा इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन. द टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा. आप 11th क्लास से जानते हैं कि टॉर्क की वैल्यू I इंटू अल्फा हम लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स जो होता है वो m में होता है, ये आप सब जानते होंगे. और टॉर्क जो है वो फोर्स एनालॉग होता है रोटेशनल मोशन के लिए. I जो है वो मास एनालॉग होता है रोटेशनल मोशन के लिए. और अल्फा जो है वो एक्सेलरेशन का रोटेशनल एनालॉग होता है. ये हमारे सब लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमारी रोटेटरी मोशन के लिए है. बाकी आप रिलेट कर सकते हैं कि F को फिर टॉर्क से, I को M से और A को अल्फा से. ये सब लीनियर के लिए हो गए.
torque I alpha F m a. So this equation is then like this. तो इसके अंदर फिर अल्फा जो होता है इट इज एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी आपको मालूम होगा, और ओमेगा जो होता है वो है डी थीटा अपॉन डी टी। तो हम अल्फा को डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लिख दिया गया है। नाउ this equation is actually equal to torque and this is our also torque। तो ये भी टॉर्क है और ये भी टॉर्क है, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए हमने इनको इक्वेट कर दिया है, और जैसे ही इक्वेट किया है तो ये डी स्क्वायर थीटा अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस एन बी अपॉन आई थीटा। तो और ये जो डी स्क्वायर थीटा अपॉन टी स्क्वायर है दिस इज एक्चुअली अल्फा। तो since the angular acceleration of alpha is directly proportional to the angular displacement theta and acts in the opposite direction, the motion is simple harmonic motion। मतलब यहां से प्रूव हो जाता है कि जो इक्वेशन निकल के आई है हमारे पास, दिस इक्वेशन की जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको याद होगा एसएचएन की जो इक्वेशन होती है दैट इज एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू योर displacement। Here also angular acceleration is directly proportional to the angular displacement, and minus sign is also there। So this is also equation of simple harmonic motion। So by this step you can prove that this is SHM, and standard इक्वेशन जो होती है एसएचएम की होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये भी अल्फा है, ये थीटा है, तो फिर ये ब्रैकेट इसका मतलब वही ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस भी दोनों में है। तो अगर आप कंपेयर करें देन यू विल गेट दिस वन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। तो यहाँ से हम ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बन जाएगा एम बी अपॉन आई। और जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखनी है जो कि एम बी अपॉन आई है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ओमेगा, तो इसलिए यहाँ पर बन जाएगा 2 पाई आई बाई एम बी। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फॉर द मैग्नेटिक needle which is oscillating in magnetic field where it is disturbed from its equilibrium position। यहाँ पर आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम मैग्नेटिक फील्ड है, एम मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको मास से कंफ्यूज नहीं करना है, और पी उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। So this way you can do this stuff। Now next question is what is induced EMF, right? Faraday's laws of electromagnetic induction express it in mathematically a conduction rod of length L with one end pivoted is rotated with the uniform speed omega and a vertical plane normal to the uniform magnetic field B. Reduce an expression for EMF induced in this rod if the resistance of the rod is R. What is the current induced in it? So this question was asked in 13, 12, 16, 19, 22. So you can see the importance of this question। तो इसको करना जरूरी है। पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है। The phenomena in which electric current is generated by varying magnetic field is appropriately called electromagnetic induction। एक ऐसा फिनोमिना इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और जनरेट कैसे होता है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है तो ऐसे फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाएगा। और जो प्रीमियर रोल इसमें जिस साइंटिस्ट का नाम ले लेता है ही इज फैराडे, एंड ही इज फेमस लॉज ऑफ इंडक्शन आर very well known in world of physics।
the first law. The magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. तो कितना EMF प्रोड्यूस होगा ये इसके बारे में बात करता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। वो कह रहा है कि जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही उस रेट के बराबर ही फ्लक्स जो फ्लक्स की चेंज होने की रेट है उतनी दर से जो है आपका EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस वन बिल्कुल ये इक्वल है देखिए यहाँ पर। हालांकि 1 टर्न की बात कर रहा है और द 1 टर्न if this is the rate of change of flux through the coil through the conductor then this will be the EMF induced. And what is more important is this negative sign. Negative sign indicates the direction of E and hence the direction of current in a closed loop. जो नेगेटिव साइन है ये EMF की डायरेक्शन को शो करता है और अगर E की डायरेक्शन को शो करता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमें उस लूप में मिल जाती है। और अगर एन टर्न्स है उसमें coil में तो हमें मिल जाता है -N/dt। मतलब we will multiply that number of turns with the EMF of 1 turn। तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज डिक्रीज करके हम EMF इंड्यूस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो माइनस साइन है इसका सिग्निफिकेंस हमें देखना है और इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में इसको आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉइल है सपोज कीजिए और इसके पास अगर आप एक मैग्नेट को पास लेकर आते हैं और लेंजेज लॉ से यहाँ पर नॉर्थ पोल बनता है। मतलब जब नॉर्थ पोल बनेगा तब ये दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब यहाँ रिपल्शन होगा जैसे आप इस मैग्नेट को इसके पास लाएंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर लेंजेज लॉ ओबे नहीं होता अपोजिशन नहीं होता और यहाँ साउथ पोल बन जाता तो ये मैग्नेट तो फिर इस कॉइल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता। ये मैग्नेट जो है इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता और अट्रैक्ट होके इसके इनसाइड जाके एक्सेलरेट होके ऐसे और विदाउट कोई वर्क बिना कुछ किए ही मैग्नेट अपने आप जो है अंदर जा रहा है। सपोज कीजिए अगर लेंजेज लॉ ऑफ तो दैट इज ए क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जैसे हम इसके पास लेके आते हैं और यहाँ पर इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप होता है और जैसे हम दूर लेके जाते हैं और यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाता है। और दूसरी बात इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कोई मैग्नेट हम इसके अंदर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं देन एट हुज कॉस्ट वी आर यूजिंग आवर एनर्जी दैट इज आवर मस्कुलर जो हमारे मसल्स हैं उनकी एनर्जी कॉस्ट पे हम इसको पुश कर रहे हैं एंड दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड एक्चुअली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप इसके अंदर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसको अपोज करता है बट आप इसको पुश हार्ड इसके अंदर करते हैं और इसके कारण आपके हाथों पर जो है एक रेजिस्टेंस फील होता है। वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फिर आप इसको इसके अंदर पुश करते हैं तो जो करंट जनरेट हुआ कॉइल में वो एक्चुअली आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है या हम कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क है वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और if the magnet is inside and you are pulling it outside then again you are doing the same thing but in opposite direction. Now again putting it outside also you will feel some resistance and that energy is the expense of energy takes place by you yourself and that is converted into electrical energy। तो इस तरह से डायनामो या कोई जनरेटर इस तरह से काम करता है और आपकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और अगर सेम कॉइल को हम करंट आई दे दें तो मतलब फिर ये मोटर का काम यहाँ पर करती है। मतलब हम इससे लिंक्ड कोई आर्मेचर है उसको रोटेट कर सकते हैं। तो तब इसमें बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा मोटर के केस में वो मोटर की मोशन को लिमिट करेगा। तो इस तरह से मोटर के लिए बैक ईएमएफ और डायनामो के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन। तो ये दोनों ही लेंजेस लॉ के रिपरकशंस हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि हाउ इट वर्क्स। Now, to see the direction of current and how it changes the direction, positive to negative, let us see through the help of a simulation। एक simulation की help से आइए हम इसको समझते हैं।
तो बच्चों, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन को समझने के लिए इस पीएचईटी की सिमुलेशन की मदद से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉइल है, इसके साथ हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है और एक की मैग्नेट है, और इस मैग्नेट से जो है स्मॉल टाइनी कंपास निडल जैसा दिखाई दे रही है। These are all magnetic lines, and these lines are passing through this coil also. But see that at stationary, when this bar magnet is stationary, no flux is changing as it is static. Now let us change this flux. Number of lines passing through the coil is called flux. अब इस फ्लक्स को अगर हम चेंज करते हैं तो इस तरह से देखिए आप, इसको मूव करने पर सी दैट व्हेन दिस फ्लक्स इज चेंजिंग, आप केयरफुली देख सकते हैं कि किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और इसमें की ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होने वाली है कि जैसे हम इसको नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए करंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, और जैसे हम इसको दूर लेके जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। पास लाने पर नेगेटिव और दूर लाने पर पॉजिटिव, ऐसे ही इधर भी पास लाने पर नेगेटिव और दूर ले जाने पर पॉजिटिव, पास लाने पर। अच्छा, जहां तक बात डायरेक्शन की है, देखिए ये जो ब्लू डॉट्स आपको माइनस साइन दिखाई दे रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ मूव करते हैं, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है। तो आप देखिए जैसे हम इसको यहाँ पर इसके अंदर लेकर आए, कि अंदर या इसकी तरफ इसको अप्रोच करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। इधर ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर इस तरफ से देखें हम नॉर्थ पोल से, मतलब करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। और जैसे ही हम इसको दूर ले जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन मूव करते हैं, यानी कि करंट जो है क्लॉकवाइज में मूव करेगा। तो दैट मीन्स कि जब हम इसके पास लाएंगे यहाँ पर नॉर्थ पोल, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये एक सोलेनॉइड है, और जब करंट फ्लो करता है तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो बार मैग्नेट कितना बिहेव करेगी, और अगर बार मैग्नेट कितना बिहेव करेगी तो इसके भी दो पोल यहाँ पर नॉर्थ और साउथ या नॉर्थ बनने वाले हैं। तो कब साउथ होगा कब नॉर्थ होगा, देखिए जैसे इसके पास लाएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ पर साउथ बन जाएगा, और इसको दूर ले जाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर साउथ बन जाएगा, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पास लाने पे रिपेल करेगा। यहाँ रिपल्शन, यहाँ अट्रैक्शन, यहाँ रिपल्शन, यहाँ अट्रैक्शन, इधर भी ऐसे ही, यहाँ रिपल्शन, यहाँ अट्रैक्शन, और उसी हिसाब से फिर करंट का जो फ्लो है वो भी हम देख सकते हैं। और याद करने का तरीका इसका ऐसे है कि अगर आप किसी कॉइल को सामने से देख रहे हैं, और एस लेटर जो इंग्लिश का होता है, उसकी जो कर्व होते हैं एस के कर्व, तो वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए साउथ पोल गर्व हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए नॉर्थ पोल गर्व हो जाता है, और इसका रीजन आपने देख लिया। तो इस तरह से हम इस सिमुलेशन से इजीली समझ सकते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन को। चलिए अब हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है expression for induced EMF in a rotating rod. Consider a metallic rod of length L. ये L लेंथ की एक metallic rod को हमने कंसीडर कर लेना है, rotating with angular velocity omega in uniform magnetic field B. ये क्रॉस से जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो किया गया है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को रोटेट किया गया है। A rod may be supposed of formed of large number of small elements. रॉड जो है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी है। Consider a small element, or out of these small elements, let us consider one such element dx, हम कोई dx element suppose कर लेते हैं। If v is the linear velocity of this element, और ये जो dx element है इसकी अगर v linear velocity हो, then area struck by the element, और इस element ने कितना area struck किया per second, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं v into dx करके। v into dx क्यों किया, क्योंकि dx यहाँ पर ये हो गया, और जब ये एक फर्दर मूव करेगी तो एक रेक्टेंगल जैसा शेप यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की 1 सेकेंड में वो आपकी v होगी, y is v, distance y, the distance is v. You can see that
distance is actually velocity into time, but time is 1 second. सो वेलोसिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आएगा, तो डिस्टेंस हमारी वी हो जाएगी। तो जो ये इसकी मोमेंट से जो रेक्टेंगल बना, तो इस रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा, वी इसकी लेंथ हो गई और डी एक्स इसकी विड्थ हो गई। तो इसका एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का, तो ये हो जाएगा वी डी एक्स। तो एरिया वी डी एक्स हो गया। ईएमएफ इंड्यूस इसमें जो इसके एंड्स के अक्रॉस होगा, उसकी वैल्यू होगी बाई फैराडेज लॉ, एप्सिलॉन इक्वल टू बी इनटू डी बाई dt. That means the rate of change of area with respect to time is actually your VDX. You have just found out कि VDX जो है वो आपका area swept per second है. So we can easily put this value here, and you know V equal to R omega is the relation between velocity, radius and angular velocity. In our case, R is X. So our relation becomes X omega. So let us put the value of this V as X omega यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो हमारा जो स्मॉल EMF in that small element dx will be d epsilon. Now this EMF induced across the rod जो है टोटली, तो हमें पूरी लेंथ के लिए उसको इंटीग्रेट करना होगा 0 to L के लिए. So we have integrated this expression. Now these are the constants, they are taken out of the integration, and let us integrate this x from 0 to L. On integrating we will get this one, and let us put the limits, and finally we will get this EMF here. और करंट जो है वो होता है ohms law से V upon R. In our case V is epsilon EMF, and additional factor of R will come up here, and this will become our current. And power dissipated in the rod will be as P is equal to V square by R. So it will become epsilon square by R. So epsilon, that is your EMF square, will be this one. And then this is your power, current and EMF. तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको करना है, सभी स्टेप्स इसके ध्यान से आपने कर लेने हैं. Now let us move to the next question, that is expression for self-inductance for a long air-cooled solenoid of length L. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और नंबर ऑफ टर्न्स N है. तो हमारे पास जो कॉइल है वो इस तरह से है, ये कॉइल सोलेनॉइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स हैं. इसमें एयर है, एयर कोर है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो A है. आई करंट इसमें हम फ्लो कराएंगे, तो वेरिंग करंट जो है EMF प्रोड्यूस करेगा. दिस इज द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. तो इस फिनोमेना को आप देख सकते हैं यहाँ पर, the phenomena of production of EMF in an isolated coil. Isolated means it is not connected with any other coil. So in that isolated coil we will vary current, and in that same coil when EMF is induced, that is called self induction. और फ्लक्स लिंक जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा. प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट L आएगा, और इस L को ही हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं किसी कॉइल की, और अदर वर्ड्स में इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहा जाता है. जब करंट को वेरी कराया जाएगा, फ्लक्स लिंक जो है कॉइल से वो चेंज होगा by Faraday's law, and this one we can put the value of phi here, which is Li is a constant, so our expressions changes to epsilon equal to minus L di upon dt. Now these are the expression for the same, for this one is EMF, and this is for flux, and this is for EMF. तो सेल्फ इंडक्शन जो है वो ऑलवेज अपोज एनी चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द करंट ऑफ द कॉइल. तो इस सेकंड इक्वेशन से हम शो कर सकते हैं कि EMF प्रोड्यूस जो होगा वो प्रोडक्शन ऑफ करंट को अपोज करेगा, इंक्रीज को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और डिक्रीज को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ दिस EMF produced due to this varying current in the coil. Now to find the expression for the long solenoid, किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम एक सोलेनॉइड को कंसीडर कर लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स N पर यूनिट लेंथ है. We should not confuse with capital N with small n.
एन आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और जो एन है वो इसकी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो जब हम स्मॉल एन को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कैपिटल एन मिलता है। दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड वेल। तो चलिए, जो फ्लक्स की वैल्यू है वो फाई इक्वल टू बी इंटू ए होती है, एंड this is another form of you have studied in your previous chapters where you have found out how you will calculate your flux. Actually, that was originated from that B ds, and when you integrate this ds, then we will change to area A. Okay, ऐसे हमने इसको हम फ्लक्स को फाइंड आउट किया था, बी डी एस को थीटा, तो वहां से ये बनता है। तो चलिए, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारा टोटल फ्लक्स बन जाएगा। और एम्पियर सर्कुलर लॉ से b की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, और जो आपका कैपिटल n है वो होता है एन एल। तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, n मतलब capital N is NL, this is your magnetic field, this is your area. I'm rewriting like this your expression for the flux. And now by principle of mutual, sorry, self-inductance phi is Ni. So these two equations represent flux. So they can be equated, and when they are equated, so I is considered from both sides, तो L की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है, दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पर म्यू नॉट इज फॉर एयर और वैक्यूम, एंड इन प्लेस ऑफ एयर इफ यू आर प्लेसिंग एनी अदर मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन कोर, जिसका म्यू आर जो है, इसका म्यू बहुत हाई होता है, तो तब हम इन प्लेस ऑफ दिस म्यू नॉट वी विल राइट म्यू आर इनटू म्यू नॉट, and you very well know that how you write this mu r, mu naught and mu. इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी, दिस इज एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, एंड दिस इज परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। और जो म्यू आर है उसको ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है म्यू ओवर म्यू नॉट करके, मतलब ये एक रिलेटिव इंडेक्स है। व्हेन यू डिवाइड द permeability of the medium with the permeability of the vacuum, so you will get this mu r. And if you find the value of mu, that will change to mu r into mu naught. तो जब कोई मीडियम ही हम प्लेस करते हैं तो L बन जाता है हमारा mu and square A L, and the value of mu is mu r into mu naught. So that is why we are writing like this of the any मीडियम दैट इज किसी सॉलिनॉइड के बीच में। सपोज कीजिए हम एक सॉफ्ट आयरन रॉड यहाँ पर रख देते हैं, तो ये जो म्यू आर है ये रिलेटिव परमिबिलिटी है फॉर दिस मीडियम, ठीक है। और जो एल की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड कर रही है, एल पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे दैट इज डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो इस तरह से हम सेल्फ, इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक ईएमएफ। The self-induced EMF is also called the back EMF as it opposes any change in the current in the circuit. देखिए, जो अभी EMF की हम बात कर रहे हैं, जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होता है कि करंट किसी कॉइल में से वेरी कर रहा है, उसके अंदर एक EMF प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो EMF है ये किसी भी चेंज को अपोज करता है सर्किट में, मतलब इंक्रीज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है और डिक्रीज को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो एक तरह से ये एक इनर्शिया का रोल यहाँ पर प्ले करता है। इनर्शिया मतलब जैसे कोई भारी पत्थर है, उसको मूव करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू अ स्मॉलर बॉडी बिकॉज इट्स इनर्शिया इज लेस। तो इनर्शिया का रोल यहाँ एक जो सेल्फ इंडक्टेंस प्ले करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग है मास का मैकेनिक्स में। एनालॉग मतलब उससे मिलता जुलता, उस जैसा, और किस जैसा, मास जैसा।
और किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग है। तो हम जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं और सेल्फ इंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक फिनोमिना है, तो इसमें ये मास का एनालॉग है। और कहाँ पर मास कहाँ होता है, मैकेनिक्स में। सो दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। तो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ, क्योंकि ये एक तरह से अपोजिंग फोर्स है, अपोज करता है करंट को। तो अगर करंट हमें सेटअप करना है तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो हम वर्क करते हैं वही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे किसी खिलौने में जब हम चाबी भरते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है, द वर्क डन बाय अस is stored as potential energy in the spring, and that the same thing happens here कि इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है, it is stored as magnetic potential energy. Now let us discuss the next important question, important derivation, that is mutual inductance of pair of coils. Obtain an expression for the mutual inductance of two long coaxial solenoids, each of length L but having different number of turns and different radii. तो यहाँ पर हमारे पास एक ये कॉयल है और दूसरी एक और कॉयल इसके अंदर अगर हम प्लेस कर दें तो किसी एक में करंट वेरी करने से दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, एंड दैट इज द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको ऐसा यूनिट्स में डिफाइन करना है और डिफरेंट वेज इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पर आंसर सबका एक ही आपने लिखना है। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बताना है। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग production of induced EMF in a coil by varying the current through a neighboring coil is called mutual induction. There is one coil and another coil that is neighboring coil. तो फ्लक्स जो है लिंक्ड है कॉइल से, जैसा हमने सेल्फ इंडक्टेंस में देखा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी जो फ्लक्स की वैल्यू है वो करंट से प्रोपोर्शन रहेगी। वन थिंग यहाँ क्लियर करना इंपॉर्टेंट है कि ऑयल की प्लेसमेंट जरूर नहीं है कि वो कोएक्सियल ही हो, लेकिन हम कोएक्सियल वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। अगर कॉयल जो है ऐसे पास में भी रखी जाए और जब इसमें करंट वेरी किया जाए और इससे जो लिंक्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स अदर कॉयल में भी जो है आपका करंट को इंड्यूस कर सकता है। तो इसलिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑयल मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड, इट मे बी नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग का मीनिंग ये है कि वो इट कैन बी प्लेस्ड नियर टू इट एनीवेयर, तो तब भी इसमें जो है करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो चलिए, क्योंकि हम कोएक्सियल का केस डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो m आएगा, और इस m को ही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से इसको जाना जाता है। एंड एट द सिमिलर वे द फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस m di बाई dt, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था जहाँ पर यहाँ l था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा i, क्योंकि वही आपका जो वैल्यू होती है आपकी डी फाइव बाई डी टी, और यहाँ फाइव की वैल्यू आप पुट करते हैं तो उससे ये रिजल्ट हमारा आ जाता है। चलिए अब हम डेरिवेशन करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसके अंदर आपने क्या सपोज करना है, देखिए यहाँ पर एक कॉइल है, ये जो आउटसाइड में एक कॉइल है, फिर एक इनसाइड में एक कॉइल है। इन दोनों का एक्सिस कॉमन है, एक एक्सिस जो है इनका कॉमन है, इसलिए इनको हम कोएक्सियल बोल रहे हैं। इनसाइड वाले का रेडियस r1 है और आउटसाइड वाले का रेडियस r2 है। आउटसाइड वाले का नेम जो हमने S2 रखा है, इनसाइड का S1, और दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, n लेंथ की कॉइल्स। नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, आउटसाइड n2। तो चलिए सबसे पहले हम जो है करंट आउटसाइड में जो है हम करंट को देते हैं इन द S2, लेट अस रीड करंट। तो करंट I2 in S2 sets up a magnetic field flux in S1। तो जब S2 में करंट जाएगा तो जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स वो आपका ये देखिए इसमें से वेरी करने लग जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस जो हैं किसी
नड के लिए बनती हैं, तो यहाँ से जो फ्लक्स है वो जाएगा। और यहाँ आप देखिए कि ये फ्लक्स वेरी करेगा बिकॉज यू गिव करंट इन S2 बट द फ्लक्स चेंजेस फॉर S1। तो आप देखिए कि phi 1 जो है फ्लक्स ऑफ इनसाइड का है, जो इनसाइड में है उसका फ्लक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स उसके खुद के हैं, एंड 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खुद उसका अपना है। बट द फ्लक्स इज जो मैग्नेटिक फील्ड किसका है, वो टू का है, आउटसाइड जो कॉइल है उसका है। तो ये जो 1 2 1 आपने जो ऐसे लिखना होता है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि which term belongs to which one. Now this is flux for the inside coil, और जो B2 की वैल्यू है उसको हम एम्पियर सर्किट लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। mu naught n2 number of turns of outside coil and current in the outside coil that is given that gives B2। और यहाँ से 1 N1 L हो जाएगा, और ये सारी वैल्यूज आप रिटर्न कर दीजिए, N1 L B2 A1, इनको ओपन अप करेंगे तो ये बन जाएगा। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं और जो अपना जो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है कि phi इक्वल टू mi, उसका यूज करते हुए फ्लक्स की वैल्यू ये लिख सकते हैं। सो वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ फ्लक्स, दिस वन, दिस इज आल्सो फ्लक्स, दिस इज आल्सो फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है वो दो तरह से हमारा बन गया, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने पे जो है अब देखिए कि इसने नॉट N1 N2 A1 L L2, और इस तरफ ये M12 I2, तो I2 और I2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा M12, दिस थिंग यू गॉट। अगर आप इसको फ्लिप कर दें, इस कॉइल में अब करंट आप इनसाइड कॉइल में दें, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इससे लिंक्ड जो है, इससे लिंक्ड फ्लक्स जो है यहाँ पर इसके लिए भी चेंज होगा। जब इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा आउटसाइड कॉइल में, but the same phenomena happens for the outside coil due to this one। जब हम सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे इस फ्लिप केस के लिए, अगेन वी विल अराइव एट दिस रिजल्ट, हमें फिर से यही रिजल्ट मिलेगा। और इसमें ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, और ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, बट वी कैन सी दैट बोथ आर सेम। यहाँ पर एक सवाल जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ दोनों का A1 कैसे ले लिया। चलिए बाकी चीजें सब सेम होंगी, लेंथ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 N2 N1 म्यू नॉट में रोटेशन लाइन, लेकिन एरिया। तो यहाँ समझना जरूरी है कि इस डायग्राम में ऐसा लगता है कि ये बहुत सारा गैप है यहाँ पर, एक्चुअल में ये कॉइल्स इस तरह से बनाई गई हैं कि जो इनसाइड कॉइल है वो बिल्कुल इसके पास है, मतलब ये ऐसा रेडियस ना होके ये ऐसे होके जाता है, मतलब there is no difference between, no considerable difference between the areas। So A1 is taken as A2, this much gap is not there, this is actually like this, ऐसे ही समझ सकते हैं कि तो therefore the expression comes out same। और फिर हम देखते हैं, हम 1 2 और 2 1 ना लिख के हम सीधा M लिख सकते हैं, और जब हम M लिखेंगे तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे बन जाएगी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, और यही आपने कर लेने हैं, सबसे पहले करने, उसके बाद जो है बाकी का काम इस चैप्टर से रिलेटेड आपने करना है, क्योंकि ये जो PYQs हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में इनको पूछा गया है, और खासकर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को अपने ध्यान से करना है, कंसेप्ट ऑफ बैक EMF को करना है, और जो इसके अंदर ये रॉड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये वाला आपने केयरफुली कर लेना है, फैराडेज लॉ उसको करना है, और ये जो टाइम पीरियड निकालने का एक निडल के लिए क्वेश्चन आता है इसको भी आपने केयरफुली कर लेना है। होपफुली आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। तो मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ नई चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।